विद्यार्थियों, 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं फिर वही टॉपिक जो विगत 2 दिनों से जिस पर मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, उसी की तीसरी कड़ी के रूप में आज मैं चाहता हूँ समापन कर दूँ। अब नहीं होगा ये अलग बात है, कोशिश करूँगा कि आज मैं मार्क्सिस्ट व्यू, वार एंड पीस की अवधारणा को आज की तीसरी कड़ी में लेक्चर को समाप्त करूं। धारा प्रवाह जाने के चलते हो सकता है कि चौथा पार्ट भी बनाना पड़ जाए। खैर जो हो, ये मार्क्स की जो है, कार्ल मार्क्स प्लस उनका सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स, उन दोनों से संबंधित विगत क्लास में मैंने उनकी जो 1848 में छपी प्रकाशित हुई थी जो साम्यवादी घोषणा पत्र, उससे आप लोगों को मैंने अवगत करा दिया था। तो उसका निचोड़ क्या था? उसका मुख्य निचोड़ ये था कि ये ऐसी विचारधारा था मानव समाज से संबंधित जो बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, समतामूलक समाज की स्थापना की बात करता है, बड़ा छोटा से सुदूर से परे, गरीब अमीर से परे, एक सर्वहारा समाज, एक वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए ये विचार उन्मुख रहता है। यही कार्ल मार्क्स प्लस एंगेल्स का साम्यवादी, समाजवादी भी कह सकते हैं, विचारधारा था। इसी विचारधारा को यूरोपीय मानव समाज के बीच स्थापित करने के लिए उन्होंने मजदूर वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग को रिझाना स्टार्ट किया। बहुत सारे बहुसंख्यक वर्ग उन्मुख होने लगे, इस विचारधारा को अपनाने लगे। तो इसके विकास के मूल में ही जो गैर बराबरी की अवधारणा अंतर्निहित है, इसको आप जानिए। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कल कारखानों में जो लाभ होती है, जो उत्पादन होता है, तो लाभ की लगातार वृद्धि के उद्देश्य से संचालित इसका कार्य व्यापार मुनाफे की एक ऐसी हवस को जन्म देता है। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कल कारखानों में अभी तक क्या हो रहा था कि उससे बहुत सारे उत्पादन में बहुत सारे मुनाफे होते हैं और उससे एक पूंजीपति वर्ग में एक हवस जन्म लेता है। वो अमीर है, वो और अमीर बनना चाहता है, और जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जो मजदूर वर्ग इसमें इंक्लूड हैं, वो गरीब से और गरीब बनते जाते हैं। तो एक तरफ नए नए और उन्नत उत्पादों की भीड़ वो पूंजीपति वर्ग जो है लगाता जाता है, दूसरी तरफ उन्हें खरीदने की जो ताकत है वो लगातार जो है
वो वही वर्ग के हाथों में है। कोई सीमित हाथों में सीमित करके बाकी जो है वो बहुसंख्यक जो वर्ग है उसे उस मुनाफे से क्या होता है, वंचित कर दिया जाता है। तो दुनिया में इससे क्या हो रहा है दुनिया, या क्या हो रहा था दुनिया में, इससे अमीर और गरीब देश बनते जा रहे थे। बहुत सारे कुछ देश हैं जो अमीर देश के रूप में कहलाने लगे, कुछ देश जो हैं वो गरीब देश कहलाने लगे। आप गौर कीजिएगा, उस ज़माने में इंग्लैंड, जिसे हम लोग विलायत कहते थे, वो अति अमीर देश था। वो भारत या और भी बहुत सारे देश वो उसके उपनिवेश कहलाते थे। वो यहीं का कच्चा माल को ले जाते थे, कहाँ पर, अपना देश में, वहाँ कल कारखानों में उसे बनाते थे। फिर उस कच्चे माल से जो चीज़ बन जाता था उसको फिर अपना उपनिवेश को ही वो बाज़ार बना के वहाँ उसे अधिक मूल्यों में वहीं के लोगों के बीच बेच के मुनाफा कमाते थे। तो कहने का मतलब है केवल कल कारखाने के कुछ व्यक्ति विशेष लोग ही, पूंजीपति वर्ग जिसे हम कहते, वो ही सिर्फ अमीर नहीं बन रहा था, अमीर बहुत सारे देश भी बन रहे थे जो जगह जगह पर अपना उपनिवेश खड़ा किए थे। इसमें अंग्रेज थे, इसमें पुर्तगाली लोग थे, इसमें डच लोग थे, फ्रांसीसी लोग थे। कहने का मतलब है यूरोप के ही पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड और डच, हॉलैंड के, स्पेन के लोग लैटिन अमेरिका में, ये लोग, ये अमीर देश थे उस समय। लोगों से मैं देश तक चला गया कि देश भी अमीर और गरीब के टुकड़ों में विभक्त होते चले गए। देशों के पैमाने पर फिर अमीर और गरीब लोग सत्ता इन्हीं प्रभावशाली वर्गों के व्यापारिक और सामाजिक हितों की रक्षा का काम करती है। अब यदि इस तरह का बातें होने लगती है तो मार्क्स का विचारधारा क्या कहता है? मार्क्स का विचारधारा कहता है इससे एक युद्ध की स्थिति बन जाती है, जिसे हम कहते हैं वार की स्थिति। मार्क्स कहते हैं परिणाम स्वरूप पर्यावरण की भी उस हद तक कच्चा माल जो ले जाया जाता है अपने कल कारखानों तक, वो जो अमीर तबके, वो जो अमीर देश वाले, वो जो पूंजीपति देश वाले जो हैं, वो कच्चा माल के रूप में और क्या क्या ले जाते, वो पर्यावरण को भी विनष्ट करते हैं, वो पर्यावरण को ही भी दोहन करते हैं, वो उस देश के, उस इलाके के संपूर्ण वन संपदा को नष्ट करते हैं। कच्चा माल लाने के लिए रेलवे लाइन बिछाते हैं, जमीनें इतनी ज़्यादा पेड़ों की कटाई करते हैं जिससे ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, नदियाँ भी सूखने लगती हैं और जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं। तो ऐसे वर्गों के लिए मुनाफा ही सब कुछ है। जाहिर है कि जहाँ इतनी असमानता होगी वहाँ क्या असंतोष नहीं होगा। भारत में भी तो गांधी जी के नेतृत्व में क्या अहिंसक युद्ध नहीं हुआ था? और क्या गांधी जी ही खाली इसमें लगे थे? क्या गरम दल वाले नेता सुभाष चंद्र बोस ये लोग नहीं लगे थे
बाल लाल पाल ऐसे लोग नहीं लगे हुए थे क्या? और भी उग्र क्रांतिकारी लोग नहीं लगे हुए थे? जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, सुखदेव, बिस्मिल, ये लोग नहीं थे? थे तो। बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस थे ना। तो कहने का मतलब है कि युद्ध की स्थिति तो बन जाती है। क्यों? क्योंकि जनता में असंतोष आती है। तो असंतोष आएगी, अशांति आएगी, तो युद्ध की तो स्थिति होगी ही। इस तरह मार्क्स जो है वो कहते हैं कि इस पोजीशन में यदि जनता को, यदि लोगों को, यदि मानव को यदि इस तरह की कैटेगरी में आप बांटोगे तो एक न एक दिन वो युद्ध की स्थिति आएगी ही। अब ये वार की जो स्थिति है वो समय, परिवेश, जगह के आधार पर अलग अलग टाइप के होते हैं। कहीं पे हथियारों वाली युद्ध लड़ी गई, कहीं पे गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन टाइप के अहिंसक आंदोलन, साथ में टुकड़े टुकड़े में वो उग्र क्रांतिकारियों वाली भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध या युद्ध वाली स्थिति, हथियारों से युद्ध करने वाली, या हमारे सुभाष चंद्र बोस ने एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़ी। तो कहने का मतलब इन सबकों के, सभी के सहयोग से एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह मजदूरों और पूंजीपति वर्गों में भी युद्ध की स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था मजदूरों को यूनाइटेड करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए, उनमें यूनिटी को जागृत करने के लिए मार्क्स ने एक नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये बहुत ही प्रचलित नारा है साम्यवाद का। तो युद्ध की स्थिति के बाद फिर कौन स्थिति आती है? जब युद्ध में आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, जब आप युद्ध में सक्सेस हो जाते हैं, चाहे जिस प्रकार का, चाहे विचारों की लड़ाई हो, चाहे हथियारों की लड़ाई हो, जो भी लड़ाई। मार्क्स किस तरह की लड़ाई लड़े थे? मार्क्स ने विचारों की लड़ाई लड़ी थी। यदि उसमें आप सक्सेस हो गए तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद युद्ध के बाद जो होता है वो पीस या शांति की अवस्था आती है। वर्ग युद्ध यानी वर्ग संघर्ष, उसको मार्क्स ने क्या नाम दिया? युद्ध को वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष के बाद शांति की अवस्था आती है, ये मार्क्स बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में होता है कि मुट्ठी भर पूंजीवादी व्यवस्थापकों और बहुसंख्यक दबे कुचले मजदूरों और गरीबों के बीच भेदभाव, असंतोष की वैचारिक मतभेद वर्ग संघर्ष का रूप ले लेती है। इस संघर्ष में मजदूरों, वंचितों, गरीबों की जीत होती है। अंततः तो वर्ग संघर्ष होगा ही। आदमी कितना दिन भूखे पेट आपके कारखाने में या थोड़े से मुनाफे में, जिससे उसको तो वंचित कर दिया गया, उसे केवल पेट भरने का थोड़ी सी आप मेहताना दे रहे हो, तो कितना दिन चुप होके इंतजार करेगा? वो तो एक दिन वर्ग संघर्ष होगा ही। पूंजीपति वर्सेस मजदूर, शोषित वर्सेस शोषक वर्सेस शोषित। तो इसमें ये क्या एक दिन होता है? ये मतभेद, ये वैचारिक मतभेद जो है वो धीरे धीरे वर्ग संघर्ष का रूप ले लेता है। इस संघर्ष में अंततः मार्क्स कहते हैं, इस संघर्ष में एक दिन मजदूरों, वंचितों और गरीब तबकों की ही जीत होगी। फिर वो एक शांति की अवस्था आएगी।
वो शांति की अवस्था क्या होगा? ये इसमें एक अति नूतन व्यवस्था होगी, एक सामाजिक व्यवस्था और वर्ग का अभ्युदय होगा। यहाँ पर न तो कोई अमीर होगा न तो गरीब होगा, यहाँ सिर्फ मेहनत कश लोगों का ही राज होगा। यहाँ पर कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद को हम एक ऐसे समाज का सपना दिखाते हुए हम पाते हैं जहाँ पर कल कारखानों उद्योग धंधों में जो मुनाफा होता है, जो इनकम होता है, उसका जो एक अंधी हवस नहीं होता है। और क्या, जहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं जो हैं वो समानता की ही ओर अग्रसर होगी। फिर क्या, इस समानता में शांति के बीज अपने आप ही अंकुरित होंगे। यदि ये संपूर्ण मानव समाज में शांति या पीस की व्यवस्था फिर कायम हो जाएगी। तो ये हो गया मार्क्सवादी व्यू का युद्ध एवं शांति की अवधारणा। अब इसका कंक्लूजन में भी हम कुछ बोल देते हैं। यहाँ समाजवाद एक नारा हो सकता है, शांति, समाजवाद और समृद्धि। आज किसी भी समाजवादी मॉडल को इन तीन ही उद्देश्यों को एक साथ साधना चाहिए। क्या क्या? शांति, समाजवाद और समृद्धि। साथ ही से आज का जो वर्तमान में पूंजीवाद है से और भी अधिक लोकतांत्रिक भी होना चाहिए, तभी यह समाज के व्यापक हिस्से को अपने साथ में जोड़ पाएगा। देखिए, मैं अंतिम लाइन क्या बोला कि इसे वर्तमान पूंजीवाद से आज का जो पूंजीवाद है वो अधिक लोकतांत्रिक है। तो मेरा ये कहना है कि क्या आप आगे क्या देख रहे हैं? हमने आगे क्या पाया? हमने कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को क्या पाया? हमने उसका पतन होते देखा। हमने देखा यूरोप में ही ये ठीक से लागू नहीं हो पाया। हमने क्यों ऐसा हुआ? क्यों हुआ मार्क्सवाद के साथ ये दूरगामी जो है अवसाद वाली परिणाम क्यों मिला? इतना अच्छा वैचारिक धारणा वाली एक सिद्धांत जो आया, जिसे बहुत दिनों तक धरातल पर भी, वास्तविकता के धरातल पर भी फलीभूत होते हुए हमने देखा। लेकिन ऐसी क्या बातें हो गई जो धीरे धीरे आज हम इस सिद्धांत को, इस साम्यवादी व्यवस्था को, जिसका अभी हमने वार एंड पीस से संबंधित अवधारणा को जाना, वो आके जाकर क्यों एक निष्कर्ष पर जब हम जाते हैं तो इसमें हम एक छोटी ही एक लाइन जो देखते हैं वो हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। वो था कि पूंजीवाद से भी अधिक लोकतांत्रिक इसे होना होगा। यानी ये वैसा लोकतांत्रिक नहीं था, जिसके चलते मार्क्सवाद इस धरती के मानस पटल पर पतन की ओर उन्मुख हुआ। इसने मुंह की खाई। तो विद्यार्थियों, ये तो रहा मार्क्सवादी दृष्टिकोण का युद्ध और शांति की अवधारणा। लेकिन क्या मार्क्स ने इसको जिस रूप में कार्यान्वित करने का मानव समाज के अंतर्गत, मानव समाज के बीच
कार्यान्वित करने का जो सपना देखा था सही मायने में वो फलीभूत हुआ? ये एक प्रश्न चिन्ह है। मैं इस प्रश्न चिन्ह को पूरा करने के लिए मार्क्सिस्ट व्यू का कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर एंड पीस जो है, युद्ध और शांति अकॉर्डिंग टू मार्क्स, या युद्ध और शांति ए मार्क्सिस्ट व्यू, वॉर एंड पीस एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसको मैं एक क्लास और ले जाना चाहता हूँ। तो विद्यार्थियों, आगे तक के लिए बाय बाय, ओके, गुड नाइट।